वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन पेपर EMRS PGT इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर जो 2023 में इकोनॉमिक्स का हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर को चैनल पर डिटेल में सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी भी हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स चैनल पर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, और चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय DD से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हर क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी। EMRS जो PGT इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 130 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स के थे, और इसमें इन क्वेश्चंस में बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के एंड CDP के थे। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हम इन सभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व कर पाएँ, और इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि EMRS जो है वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का लेवल कैसा रखता है। वैसे भी अब जो है दिसंबर के अंदर EMRS का Tier 1 मतलब प्री एग्ज़ाम है, और उसके बाद जो आपका मेंस होगा इकोनॉमिक्स का, उसमें आपका 40 क्वेश्चंस ऑप्शन टाइप है और 60 जो है आपका सब्जेक्टिव मार्क्स का पेपर रहेगा। तो आपको एक हिंट मिल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का लेवल क्या है और आपको किस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो आज का क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल पूछा गया है कि जो मांग की कीमत लोच होती है उसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अब क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होता है, किस रेशो में, किस परसेंटेज में। तो हम लोगों को पता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है P/Q डेल्टा Q/डेल्टा P चेंज इन P। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इफ द कंज्यूमर इनकम इज इक्वल टू 200। एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम कितनी है, 200 रुपये है, और प्राइस ऑफ X जो आपको गिवन है वो कितना है, 20। अगर मैं X कमोडिटी खरीदती हूँ तो मेरे पास X कमोडिटी का प्राइस गिवन है जो कि 20 है, और Y कमोडिटी का प्राइस मेरे पास कितना है, 10 है। अब आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आप ये बताओ X एक्सिस और Y एक्सिस में क्या जो है आपके इंटरसेप्ट टर्म आएंगी या बजट लाइन आपसे पूछा गया है। अब आपको क्या पता है, हमारी जो बजट लाइन क्या होती है, इनकम होती है कंज्यूमर की, इक्वल होता है प्राइस ऑफ X क्वांटिटी ऑफ X प्लस प्राइस ऑफ Y और क्वांटिटी ऑफ Y। ऐसे हम बनाते हैं बजट लाइन। अब आपसे सिंपल ही पूछ रहा है कि X और Y की वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास इनकम है 200। अगर हम सारे के सारे पैसे किस पे खर्च कर दें, X पे खर्च देंगे, X का प्राइस है 20, तो 20 जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 कमोडिटी आ जाएगी X की, ठीक है। उसी तरह से इनकम अगर हम सारी की सारी किस पे खर्च देंगे, Y पे खर्च देंगे। Y का प्राइस जो है आपका 10 है, तो आप Y की कितनी खरीद सकते हैं, आप Y की 20 कमोडिटी खरीद सकते हैं। X की कितनी खरीद सकते हैं, 10 कमोडिटी खरीद सकते हैं। और यही आपसे पूछा था कि X और Y के इंटरसेप्ट में क्या क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द शॉर्ट रन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, उस टाइम पर क्या है। अब आपको पता है टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट में रिलेशनशिप होता है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो अगर आपका टोटल प्रोडक्ट कर्व इस तरह का होता है और जब आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो उस टाइम पर एक रिलेशनशिप होता है कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द गुड्स X एंड गुड Y आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो कमोडिटी हैं आपके पास, एक है आपकी X और एक है आपकी Y कमोडिटी। तो आपसे पूछा है शेप जो है इंडिफरेंस कर्व की कैसी होगी। पहली बात तो दो कमोडिटी है और दो कमोडिटी कैसी है आपकी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर मैं बात करूं एक चाय ले लूं और एक कॉफ़ी ले लूं तो चाय नहीं मिलती तो हम कॉफ़ी ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब कह रहे हैं दो कमोडिटी है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है,
तो उस सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व आपका स्ट्रेट लाइन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या होगी। क्या कह रहे हैं, जब आप उत्पादन जीरो भी करो तो उस टाइम पर शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट आपकी किसके बराबर होंगी। अब आपको पता है जब आप प्रोडक्शन करते हो उस टाइम पे दो कॉस्ट आती हैं, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप प्रोडक्शन करो या ना करो तब भी आपको उठानी पड़ेगी। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कह सकती हूँ कि शॉर्ट रन में जब आपका आउटपुट जीरो है, क्योंकि आउटपुट जीरो है तब भी ये कॉस्ट कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है कि अगर आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करोगे तभी आपकी कच्चे उत्पाद की लागत आएगी। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब प्रोडक्शन जीरो होता है उस टाइम पर भी आपकी कुछ ना कुछ क्या आती है, फिक्स कॉस्ट आती है। तो मैं कह सकती हूँ कि शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट जो होगी वो आपकी इक्वल होगी किसके, टोटल फिक्स कॉस्ट के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अगर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो उस सिचुएशन में एवरेज कॉस्ट कैसा होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। आप सबको पता है कि एवरेज कॉस्ट में और मार्जिनल कॉस्ट में ये रिलेशनशिप होता है। हम क्या करते हैं, जब किसी क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं ना तो उसके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका सॉल्यूशन सही होता है। अब क्वेश्चन पढ़ो, जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और किससे ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट से। तो देखो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपका मार्जिनल जो है वो ज़्यादा है एवरेज से। तो यहाँ पर देखो इस सिचुएशन में एवरेज की क्या कंडीशन है, तो उस सिचुएशन में देखो आपका एवरेज भी लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन का ये आंसर दे सकती हूँ कि जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से उस सिचुएशन में मेरा एवरेज कॉस्ट औसत लागत भी जो है वो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है गिवन गुड के केस में डिमांड कर्व कैसा होता है। पहली बात, गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व होगा और लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शन होती है लॉ ऑफ डिमांड की। तो क्या होता है गिवन गुड्स, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस घटता है बच्चे तो डिमांड आपकी घट जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व कब होता है। अभी हमने बात की थी परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपका क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे चाय है, कॉफ़ी के प्लेस पर आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। लेकिन जब आपकी दो कमोडिटी क्या होती है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होती है ना, दोनों एक दूसरे को पूरक करती हैं, तो उस सिचुएशन में आपका इंडिफरेंस कर्व राइट एंगल होता है। क्यों, अगर आपके पास मान लो वन पेयर ऑफ शूज़ हैं तो आपके पास राइट शूज़ की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, लेफ्ट शूज़ की भी उतनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा तो नहीं है ना कि राइट शूज़ गुम हो जाए तो आप लेफ्ट वाला पहन के चले जाओगे। तो जहाँ पर जब दोनों की दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, पूरक करती हैं और दोनों की उतनी इंपॉर्टेंस है, तो उस सिचुएशन में जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का इंडिफरेंस कब होता है आपका, वो होता है आपका राइट एंगल होता है। जैसे 90 डिग्री का एंगल बन गया ना यहाँ पर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ये डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर जो है आपका राइट है। पहली स्टेटमेंट पढ़िए कि जब इंडिफरेंस का अप्रोच हम पढ़ते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो सीमांत उपयोगिता होती है और प्राइस रेशो बराबर होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप क्या देखते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, आप इक्विलिब्रियम में इन कंडीशंस को फॉलो करते हो और यही आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है। और आपका इंडिफरेंस कर्व की सिचुएशन में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो डिक्रीज करती है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि हर एडिशनल कमोडिटी आपको क्या करती है, हर एडिशनल कमोडिटी के लिए आप पहले से कम सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हो। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी पहला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट तो आपकी हो ही गई राइट।
सेकेंड स्टेटमेंट भी मैंने आपको अभी भी समझा दी है कि जब दो कमोडिटी होती है, उनकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है, तो दोनों का प्राइस रेशो उनकी यूटिलिटी के अपोन में होता है, तो इक्विलिब्रियम में ये सिचुएशन भी होती है। तो हम क्या कहेंगे, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। पहले बोला गया है शॉर्ट रन में जो रेशियो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वेरिएबल होता है, बट स्केल ऑफ द प्रोडक्शन इज फिक्स। ये बिल्कुल राइट है। आपको पता है शॉर्ट रन में सारे के सारे फैक्टर आपके क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। एक फैक्टर आपका वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल फैक्टर को यूज कर कर आप अपने प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ाते हो, लेकिन कितना प्रोडक्शन का स्केल आप बढ़ा पाओगे, ये जो होता है शॉर्ट रन में फिक्स होता है। एक लिमिट तक ही आप प्रोडक्शन को बढ़ा पाओगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़िए। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, लॉन्ग रन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स। नहीं, लॉन्ग रन में क्या होता है, आपके सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, स्केल इज वेरिएबल, ये बात बिल्कुल सही है, बट आपका रेशियो ऑफ द फैक्टर जो होता है वो भी क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर वो आपका वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो राइट है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए, ओनली ए इज करेक्ट। हम इसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर इलिटरेट कंज्यूमर, अनपढ़ कंज्यूमर है, उसको बुक तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या बोला गया है, एक्स में आप एक तरफ एक्स ले लो, आप एक तरफ आप वाई ले लो। ठीक है, न्यूट्रल है बुक्स के लिए विद एक्स एज स्वीट्स। एक्स जो है उसके लिए स्वीट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स उसकी मिठाई है, वाई उसके लिए बुक्स हैं। और बोला गया है बुक्स के लिए वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, न्यूट्रल होता है ना तो आप उसको ज़्यादा लेना चाहते हो, न्यूट्रल हो, इसका मतलब क्योंकि वो इलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो यहाँ पर बोला है इंडिफरेंस कर्व जो है किसके लिए, बुक्स के लिए शेप कैसी होगी। अब आप देखिए, जब उसने बोल ही दिया कि वो इलिटरेट है और वो बुक्स कितनी खरीदना चाहता है, वो न्यूट्रल है, वो उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहता, तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व की जो आपकी शेप होगी वो क्या होगी, वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्योंकि स्वीट की मात्रा तो वो कितनी भी बढ़ा सकता है और कितनी भी क्या कर सकता है, घटा सकता है। और क्वेश्चन में साफ साफ ये बोला गया है कि जो बुक्स होती हैं, बुक्स के लिए वो न्यूट्रल है, बुक्स में कोई वो चेंज नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंज्यूमर का कंजप्शन फंक्शन गिवन है और आपसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी है। आपको पता है 1/1 - MPC जो होता है वो फॉर्मूला होता है। अब देखिए MPC होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पर हम इस टेक्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे। आपसे सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी है, तो 1 में से 0.75 आप माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर 1/0.25 बचेगा। और आप जब 100 करोगे और अपॉन में 25 करोगे और इसको डिवाइड कर दोगे 4 के साथ, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 4th 5 ईयर प्लान जब कब आपका जो है टाइम पीरियड आपसे पूछा है। अब हम सब लोगों को पता है कि जो 3rd 5 ईयर प्लान था वो हमारा बिल्कुल फेलियर था और उसके बाद 1966 से 69 तक प्लान हॉलीडे रही और उस प्लान हॉलीडे के बाद 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक आपका 4th 5 ईयर प्लान चला, जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था सेल्फ सस्टेनिटी और किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, नेशनलाइजेशन करना बैंक्स का, ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। अब इस शब्द के अंदर इसका आंसर छुपा है। इंक्रीमेंटल होता है कि आपको एडिशनल कैपिटल कितना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताकि एक आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर सको। बात समझ आइए, इंक्रीमेंटल मतलब कितना पैसा एडिशनल चाहिए ताकि आप जो है एडिशनल आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सको। बात समझ आई, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल in investment needed to produce one additional unit of output।
तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका चेंज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो मैं यहाँ किस पे जाऊँगी, चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको देखो, जैसे मान लो अगर आपको 5 आउटपुट बढ़ाना है तो उसके लिए कितना कैपिटल चाहिए आपको, मान लो 25 मुझे कैपिटल चाहिए, तो ये रेशो हो जाएगा कि 5 आउटपुट बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीमेंट करना पड़ा वो 25 करना पड़ा। यही इसकी डेफिनेशन होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका चूज का है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान 3 कंट्री बोली गई हैं। इनका 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इंडिया का 5 ईयर प्लान 1951 में, चाइना ने 1953 में, पाकिस्तान ने 1956 में। तो ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम पढ़ें सेकेंड स्टेटमेंट को कि 1980 तक अगर हम देखें तो इन तीनों कंट्रीज़ की जो कैपिटल इनकम थी, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति जो आय थी वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर थी और ऐसी थी कि हम कंपैरिजन करते थे तो ये तीनों ही कंट्री बिल्कुल क्लोज मिलती थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बताई गई दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन मिनिमम स्पॉट प्राइस अनाउंस बाय द गवर्नमेंट इज अबव द मार्केट प्राइस। क्वेश्चन कह रहा है जब गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम स्पॉट प्राइस की मिनिमम प्राइस, मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि किसी फसल का मिनिमम प्राइस वो ज़्यादा डिसाइड कर देती है किससे, इक्विलिब्रियम प्राइस से, तब क्या होता है। अब मान लो किसी इक्विलिब्रियम में किसी फसल का प्राइस होना चाहिए 500, एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस होना चाहिए 500 लेकिन डिसाइड कर दिया एमएसपी से 700, तब क्या सिचुएशन होगी। समझ आया क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम में अगर उस फसल को देखें डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, जैसे मैं डायग्राम बना दूं, डिमांड ये हो गई किसी फसल की और ये हो गई सप्लाई। अब मैं कह रही हूँ जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मार्केट प्राइस की बात करते हैं, तो मार्केट के हिसाब से प्राइस डिसाइड होना चाहिए 500 रुपये उस फसल का। लेकिन एमएसपी जो है उसमें हम क्या करते हैं, 700 रुपये डिसाइड कर देते हैं। देखो ऊपर डिसाइड कर दिया। इक्विलिब्रियम से आप कहाँ चले गए, आप इक्विलिब्रियम से ऊपर चले गए। जब आप इक्विलिब्रियम से ऊपर चले गए तो उस सिचुएशन में क्या चीज़ ज़्यादा है। आप सिंपल सी बात से समझो, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होता है ना, तो उस सिचुएशन में सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है डिमांड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव जो है क्या होगा, आपका प्राइस ज़्यादा होगा किससे, सप्लाई से। तो यहाँ पर आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन को देखिए। 76 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर आपसे फाइनेंस कमीशन को लेकर क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन द कमीशन विल हैव 4 मेंबर्स। सही बात है, एक फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है। आपको पता है 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन जो है वो NK सिंह है। और कहते हैं कि पहले इसमें एक चेयरमैन होता है, फिर उसके अलावा 4 मेंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अंडर आर्टिकल 280 हमारा फाइनेंस कमीशन बना हुआ है और इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 4 एडिशनल मेंबर होते हैं। और पार्लियामेंट जो है वो लीगली ही डिसाइड करती है कि इनकी जो है क्वालिफिकेशन जो है कमीशंस के मेंबर्स की क्या होगी। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो पार्लियामेंट होती है ना, वो लीगली ही डिसाइड करती है कि इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है मेंबर्स की वो क्या होगी। इस स्टेटमेंट में ना मुझे थोड़ा डाउट है, ये वाली जो स्टेटमेंट है कि इनकी क्वालिफिकेशन कमीशन के तहत दी जाती है या नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड मैं अभी बता नहीं सकती, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को डाउटफुल छोड़ देते हैं। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन का। चूज द करेक्ट ऑप्शन में बोला है, फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, फिर बताओ कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। स्टेटमेंट बोला है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो है लॉन्च किया था 1958 में चाइना ने। ये बात बिल्कुल सही है। चाइना की जो इकोनॉमी थी उस टाइम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, तो उसके इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया गया था। बहुत बड़े लार्ज स्केल पर हमने चाइना की इकोनॉमी में देखा उन्होंने कैसे एग्रीकल्चर से शिफ्ट किया है अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में।
तो उसके लिए जो कैंपेन उन्होंने चलाया था उस कैंपेन का नाम ही था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, और ये 1958 में चलाया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, और इसका मेन मोटो यही था कि मैसिव स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया है मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है एक मेजर है जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी लेती है और इन्फ्लुएंस करती है जो भी अवेलेबिलिटी होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आपने पढ़ी है, मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई जो है वो गवर्न करता है और मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, और अगर मनी की सप्लाई को वो कम करना चाहता है तो वो बहुत सारे मेजर्स में इंटरेस्ट रेट को हटा देता है, या फिर अगर उसे जो है मतलब मनी की सप्लाई को बढ़ाना होता है तो वो सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देता है, और मनी की सप्लाई को अगर उसे घटाना होता है तो वो सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह को बढ़ा देता है। तो हम ये कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है इन्फ्लुएंस करती है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी मनी होगी और उस मनी की क्या कॉस्ट होगी, क्या आपको एक लागत उठानी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, रेपो रेट इज लॉन्ग रन वेयर बैंक रेट इज शॉर्ट रन। ये उल्टा हो गया। रेपो रेट जो रेट होती है वो शॉर्ट रन की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, जबकि बैंक रेट जो होती है वो लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है इन्फ्लुएंस करती है कि कितना सप्लाई ऑफ मनी जो है वो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स टू फॉरेनर्स एंड बोरोइंग देम फ्रॉम देम। आप क्या करते हो, आपके पास कोई फिक्स एसेट्स है, आप उसको सेल कर देते हो और बोरो करते हो उनसे, तो ये किस अकाउंट में जाएगा। पहली बात तो आप फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हो जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा है, और ये एक्सपेंडिचर जो होते हैं हमारे नॉन अकरिंग इन नेचर होते हैं, तो ये सब आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जब आप असेट्स को सेल करते हो और बोरोइंग देते हो, बोरोइंग लेते हो, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। तो यहाँ पर आप कैपिटल जो है रिसिप्ट यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी एसेट्स बेची, उसके बदले में आपने बोरोइंग ली है या बोरो लिया है, तो आपके यहाँ पर पैसा आया है एसेट्स बेचकर भी और आपने बोरोइंग ली है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 80। बोला गया है द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक मस्ट कीप इन कैश और गोल्ड विद आरबीआई। अब ये पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, लेकिन इस स्टेटमेंट में एक जगह कर एक गलती है। यहाँ पर क्या होता है, आपने एसएलआर पढ़ा है, तो एसएलआर की डेफिनेशन होती है कि हर बैंक को अपने कैश का, अपने डिपॉजिट का एक परसेंटेज अपने पास जो है वो रखना पड़ता है। एसएलआर कभी भी आपको आरबीआई के पास नहीं रखना होता, वो जो हम रखते हैं वो है सीआरआर। एसएलआर हर बैंक अपने पास रखता है, अपने डिपॉजिट्स का, अपने कैश का, अपने रिजर्व्स का एक हिस्सा, ताकि कल को कोई भी कंज्यूमर या कोई भी जिसने पैसा बैंक में डलवाया हो एकदम अचानक से निकलवाने आ जाए तो वो एक परसेंटेज हमारे पास होना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इस रीज़न से रॉन्ग हो गई। आ रही है बात समझ, क्योंकि यहाँ विद आरबीआई लिखा गया है, तो ये विद आरबीआई होने की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, अगर हम एसएलआर को रिड्यूस कर देते हैं, अगर हम इंक्रीज कर देते हैं एसएलआर, मतलब अगर हम 20% पैसा अपने पास रख रहे थे, सपोज करंट एसएलआर जो है वो 20% थी, अगर मैं इसको 25% कर देती हूँ तो मनी की सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरे को 100 में से 25 रुपये पहले अपने पास रखने पड़ेंगे, 75 का ही मैं लोन दे पाऊंगी। तो मनी की सप्लाई जो पहले 80 होनी थी अब वो 75 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहते हैं कि कौन सा इंडेक्स ओवर एस्टिमेट करता है प्राइस के राइज को। कौन सा इंडेक्स जो है ओवर एस्टिमेट कर देता है प्राइस राइज को, कौन सा है वो? लैशफेयर इंडेक्स। क्यों? क्योंकि आप जब लैशफेयर इंडेक्स को पढ़ते हो ना तो उसमें क्या देखते हैं, हम क्या लेते हैं, उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, P0/P1, और हम क्या करते हैं बेस ईयर क्वांटिटी को वेट ले लेते हैं। तो जब आप बेस ईयर को वेट लेते हो ना तो वो क्या करता है, वो आप
आप क्या करते हो, फिक्स पीरियड को जो है बेस लेते हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं ले पाते। और जब आप बेस ईयर एक फिक्स ले लेते हो तो उस सिचुएशन में जहाँ पर क्या नहीं है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर इसका मतलब जो लेस फेयर इंडेक्स है वो ओवर एस्टिमेट करता है प्राइस राइज को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। AMR में टाइम डिपॉजिट्स भी आते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स भी आते हैं, करेंसी भी आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टीचिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को करते हैं क्योंकि बीच बीच में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपको EMRS में जो टीचिंग वाला पार्ट है उसमें भी थोड़ा समझने में अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होती है। एक्सपेरिमेंट होता है करके सीखना, तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप आर्ट्स को लेते हो, क्योंकि आर्ट्स वगैरह में क्या होता है कि आप हाथ से उन चीज़ों को करते हो। सेकंड ऑप्शन है हैंड ऑन लर्निंग, ये तो बात है ही। एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ ना कि आपने करके चीज़ सीखी है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखिए, स्पोर्ट्स में, जब स्पोर्ट्स में तो आप सारी चीज़ें खुद ही करते हो, कोई भी एक्टिविटी आप खुद खेलते हो तभी आपको वो आती है। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो होती है वो तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 भी जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 84 भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आपसे यही पूछा है कि कौन सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है पर्क इज न्यू परपोज नेशनल असेसमेंट सेंटर टू असेस द स्टूडेंट लर्निंग लेवल। ये स्टेटमेंट सही है। पर्क जो है न्यू NEP जो नई एजुकेशनल पॉलिसी आई है उसमें एक इनिशिएटिव है। इसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, ये क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये नई एजुकेशन पॉलिसी में स्टैब्लिश किया गया और इंडिया का ये पहला नेशनल असेसमेंट करने का सेंटर है। स्टूडेंट्स ने जो भी लर्निंग ली है एजुकेशंस के डिफरेंट लेवल्स पर, सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन लेवल पर जो भी वो लर्निंग सीखते हैं उसको असेस करने का एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दीक्षा एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है ई लर्निंग के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। दीक्षा की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इंडिया नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, स्कूल एजुकेशन के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेशल एजुकेशन क्या होती है। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, एक ऐसी एजुकेशन जिसमें आप क्या करते हो, जो स्पेशल या गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं जिनको एक स्पेशल एजुकेशन की नीड है, या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एजुकेशन देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्टूडेंट लर्न करता है अपनी मिस्टेक से, ये कौन सी लर्निंग थ्योरी पे बेस है। जब आप अपनी खुद की मिस्टेक से ही सीखोगे तो ये आप कौन सी है, ट्रायल और एरर। ट्रायल और एरर कैसे, आपने गलती करी, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, तो ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल NEP, आप ये देखो नेशनल जो न्यू NEP जो है आपकी, ये जो पॉलिसी है एजुकेशन की, इस पॉलिसी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। आप देखो सीक्वेंस में कितने पूछे गए हैं। जो NEP 2020 है इसका मेन काम है कि फाउंडेशन लिटरेसी या न्यूमेरेसी फॉर ऑल चिल्ड्रन। आपने NEP पढ़ी है तो NEP में क्या है कि हर एक बच्चे को जो एक फाउंडेशन लिटरेसी है, एक सार्वभौमिक शिक्षा उनको आनी चाहिए, उनकी नंबर्स पे पकड़ होनी चाहिए, वो हर बच्चे के लिए बोला गया है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं, मतलब आप अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ देते हो किसी भी लेवल पर, हमें कोशिश ये करनी है कि इस ड्रॉप आउट रेट को आपको कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। बोला गया है जो नई NEP है, जो एजुकेशन पॉलिसी है न्यू, इसमें स्कूल एजुकेशन को लेते हैं लेकिन हायर एजुकेशन को नहीं, ये गलत है। क्योंकि आप देखो जो NEP 2020 है ये कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है और कॉलेज लेवल के एजुकेशन के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी स्कूल एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय रिड्यूसिंग करिकुलम कंटेंट इन द सब्जेक्ट एनईपी 2020, आपने करिकुलम या कंटेंट को थोड़ा सा क्या कर दिया है, रिड्यूस कर कर एनईपी में घटा दिया। अब देखो काफ़ी सारा सिलेबस जो है, काफ़ी जो वास्ट सिलेबस होता था ना, तो एनईपी ने क्या किया है, उस सिलेबस के थोड़े बर्डन को, करिकुलम के थोड़े बर्डन को डिक्रीज़ कर दिया है। उसका एम यही है कि कहीं ना एजुकेशन रट्टे वाली नहीं होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, पहली बात तो ये। एंड बच्चे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, मतलब उनको हर चीज़ के पीछे का लॉजिक समझ आए, डिस्कशन से बच्चे लर्निंग करें, उनकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़े, ताकि अगर वो थोड़ा कंटेंट पढ़ रहे हैं तो उनके जितना भी वो कंटेंट पढ़ते हैं उसको इस तरह से पढ़ें कि क्यों, क्या, कैसे का हर आंसर वो समझे खुद से। तो इसीलिए ये किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 89 भी न्यू एनईपी से ही है। अब बोला गया है एनईपी जो 2020 है, इसमें क्या क्या चीज़, कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोला गया फाउंडेशन स्टेज 5 ईयर की है, फ्लेक्सिबल है, मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। सेकंड बोला गया है फाउंडेशन स्टेज को आगे फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। अब बताने हैं आपको कि क्या कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली बात, जब आप एनईपी पढ़ते हो 2020, आप पहली ही चीज़ पढ़ते हो उसमें 5 + 3 + 3 + 4 का फॉर्मूला है। फिर आप पढ़ते हो जो फाउंडेशन स्टेज है ना, फाउंडेशन स्टेज जो है, पहली स्टेज फाउंडेशन ही है। फाउंडेशन स्टेज 5 साल की है। उस 5 साल में क्या है, 5 साल में 3 साल का तो क्या है आपकी प्री स्कूलिंग है, 3 ईयर का तो आपका प्री स्कूलिंग है, ठीक है, जिसमें बच्चा फर्स्ट एंड, ठीक है, और प्री स्कूलिंग करेगा। फिर 2 साल का क्या है, 2 साल का उनका प्राइमरी स्कूलिंग है, जिसमें वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास करेगा। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए कि फाउंडेशन जो स्टेज है 5 साल की, अभी मैंने आपको समझाई, फ्लेक्सिबल है, मल्टी प्ले एक्टिविटी सिखाई जाती है, 3 साल की प्री स्कूलिंग करोगे, 2 साल की स्कूलिंग करोगे, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। अब यहाँ पे बोला है फाउंडेशन स्टेज 3 पार्ट होते हैं। अभी मैंने आपको क्या कराया, फाउंडेशन स्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इस रीजन से सेकंड ऑप्शन तो आपका हो गया रोंग, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर आप ओनली ए इज करेक्ट के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन फॉर अ चाइल्ड, इनमें से कौन सा एक फैक्टर एक बच्चे के मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। प्राइस आप बच्चों को देते हो तो मोटिवेशन आता है, भाई हम किसी चीज़ में पार्ट लेते हैं, आप प्रेज करते हो, वो भी मोटिवेशन है कि आप किसी की तारीफ करते हो तो फिर उसको लगता है कि मैंने जो चीज़ सीखी है अच्छी सीखी है और सीखनी चाहिए। इंसेंटिव होता है, आप किसी भी फॉर्म में गिफ्ट दे दो या उनको पैसे दे दो, किसी भी तरीके से उनको मोटिवेट करो। भले ही ये सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन है, लेकिन प्रैक्टिस जो है मोटिवेशन नहीं होता। प्रैक्टिस करना, चीज़ को सीखने की एक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली स्टेटमेंट पढ़िए, पैडागोजी क्या होती है। अब आप देखो टीचिंग पैडागोजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो पैडागोजी कुछ नहीं होता, आप कैसे सिखाओगे बच्चों को, लर्निंग मेथड्स की अगर मैं बात करूँ तो पैडागोजी टीचिंग के जितने भी मेथड्स होते हैं, लर्निंग मेथड्स की बात करूँ कि कैसे सिखानी है, उसकी स्टडी होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट इंडिकेट अ चाइल्ड इमोशन, इनमें से क्या चाइल्ड के इमोशन को जो है वो नहीं बताता। प्लेजर जो होता है उसका इमोशन है, वो बड़ा खुश है, सोरो वो दुखी है, क्रियोसिटी है कुछ जागने का इच्छुक है, ये भी उसका एक इमोशन है। लेकिन टॉलरेंस होती है सहन शक्ति, ये कोई उसका इमोशन नहीं है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है नेशनल मिशन लॉन्च किया गया था 5 जुलाई 2021 को, कौन सा नेशनल मिशन, NIP UN भारत मिशन। अब ये NIP UN भारत मिशन है क्या, नेशनल मतलब नेशनल लेवल पर एक इनिशिएटिव लिया गया था कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए बच्चों की रीडिंग में और अंडरस्टैंडिंग में और न्यूमेरिकल एबिलिटी समझने में, नंबर समझने में। तो ये एक भारत मिशन था जो नेशनल लेवल पर लॉन्च किया गया था, और ये मिशन जो लॉन्च किया गया था ये 5 जुलाई 2021 को ही लॉन्च किया गया था, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो हो गई करेक्ट। अब जो है ये मिशन जो है फाउंडेशन लिटरेसी, अभी पीछे भी हमने बात की कि फाउंडेशन लिटरेसी एक ऐसी लिटरेसी कि बच्चे को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग समझ आनी चाहिए। फाउंडेशन लिटरेसी हर बच्चे का अधिकार है, उसको सिखाना है हमें, और उनकी थोड़ी बहुत नंबर्स पे जो पकड़ है वो शुरू हो जानी चाहिए,
और कौन सी एज को हम कैटर करेंगे, 2 से 9 साल के बच्चों को इसमें लिया जाता है। और इसमें जो है यही इस मिशन के मतलब कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एज पर NLFS। तो यहाँ पर बोला गया है, नहीं सॉरी, PLFS होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। 2019-20 के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले बोला गया है टोटल न्यू वर्कर्स जो ऐड किए हमने 2019-20 में 71% एग्रीकल्चर में ऐड किए। क्या होता है, टाइम टू टाइम पीरियड बीतता है तो फिर क्या होता है, नए नए वर्कर्स या नए लोग जो हैं ऐड हो जाते हैं लेबर फोर्स का जो पीरियोडिक सर्वे है उसमें। अब ये कह रहे हैं कि 71% एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्कर्स को हमने उसमें ऐड किया है। सेकेंड स्टेटमेंट कहते हैं यहाँ 24.1 है, ना कि 2.41, सॉरी 2.41 ही है। सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना उसके सिर्फ हमने 2.41 वर्कर्स को ही ऐड किया है 2019-20 के डेटा का। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐड किए हुए लोग हैं ना वो 75% के आसपास है, ना कि 71। और अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2.41 नहीं बल्कि सर्वे में जो लोग ऐड किए गए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो 3.19 के आसपास है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ना तो आपका फर्स्ट सही है ना आपका सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो होती है उसे सस्टेन एग्रीकल्चर होता है, इंपोर्ट आपके कम होते हैं, फार्मर्स की इनकम बढ़ती है। ये तो बात है, जब आप एक ही लैंड पे तरह तरह की क्रॉप्स लगाओगे तो क्रॉप में भी डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा, विभेदीकरण आ जाएगा, और कंज्यूमर जो है उनको भी बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खाने को मिलेंगे, और आप बहुत बड़ी मात्रा में जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट कर रहे थे वो भी घटेगा, और फार्मर्स जो है वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेच के अपनी इनकम को भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, इट डज नॉट अफेक्ट वाटर यूज एफिशिएंसी सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोइल। ये तो गलत बात है ना, आपने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी करी और फिर कह रहे हैं कि ना तो ये एग्रीकल्चर में वाटर को अफेक्ट करती है ना ही सोइल की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको अफेक्ट करती है। अब आपको इतना प्रोडक्शन करने के लिए वैरायटी अलग तरह की इरीगेशन फैसिलिटी चाहिए, अलग तरह का आपका सोइल पैटर्न होना चाहिए, तो ये प्रभावित करती है, चाहे पॉजिटिवली अफेक्ट करे या नेगेटिवली अफेक्ट करे। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी स्टेटमेंट ए फर्स्ट ही आपकी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए। पहली बात, एग्रीकल्चर कंजप्शन बाय हाउस होल्ड इज लेस देन एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म। ये कह रहा है कि जो कुल उपभोग कौन करता है, हाउस होल्ड घरेलू क्षेत्र जो उपभोग करता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हमेशा क्या होता है, कम होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है कि पहली बात तो जब आपको पता है कि एग्रीगेट हाउस होल्ड का कंजप्शन जो होता है जो फर्म प्रोड्यूस करती है उससे कम होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है फैक्टर की जो भी इनकम होती है ऑलवेज इक्वल होती है एग्रीगेट कंजप्शन से। अब आप देखिए फैक्टर्स जो भी आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फैक्टर यूज़ करते हैं, तो फैक्टर जो अपनी सर्विसेज देता है क्या वो सिर्फ उसके एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बराबर होती है? नहीं, सिर्फ उसमें सी भी आता है प्लस आई भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। और हाउस होल्ड का कंजप्शन कम होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म। क्या हाउस होल्ड कम कंज्यूम करता है? आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा, कहा जाता है कि हाउस होल्ड जो होता है सेव कम करता है और ज़्यादा खर्च करता है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट पे थोड़ा डाउट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट भी है और इनकरेक्ट भी है। करेक्ट अगर हम देखें तो इस रेफरेंस से है कि अगर हाउस होल्ड क्या करता है, ज़्यादा कंज्यूम ना करके ज़्यादा सेव कर लेता है। लेकिन एक सिनेरियो ये भी कहता है हाउस होल्ड के बारे में कि भाई हाउस होल्ड सेक्टर जो है ना वो क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है कुछ भी सेव नहीं करता, वो सारा का सारा कंज्यूम कर लेता है। तो उस अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट पे थोड़ा डाउट है कि ये करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नोट करेक्ट आपसे पूछी है, नोट करेक्ट में तो ये बी तो बिल्कुल सही है, तो मैं बी के साथ जाऊँगी, फर्स्ट मुझे सही लग रही है। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में अपना इस स्टेटमेंट को लेकर राय दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बी तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट बी मतलब ऑप्शन नंबर 4 के साथ मैं जाऊँगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। अकॉर्डिंग टू एक सिचुएशन असेसमेंट सर्वे होता है, एसएस रिपोर्ट 2021,
उसमें पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है शेयर ऑफ नेट रिसिप्ट, जो नेट, क्या शेयर है नेट रिसिप्ट्स का, आपको जो पैसा मिल रहा है रिसिप्ट्स के रूप में फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन इन एवरेज मंथली इनकम ऑन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। ओके, अगर मान लो एक एग्रीकल्चर किसान है, वो मंथली उसकी एवरेज इनकम एग्जांपल के तौर पे 500 है। अब वो ये कह रहे हैं इस 500 में कितना शेयर क्रॉप प्रोडक्शन का है, मतलब आपने कोई क्रॉप बेची, उस क्रॉप की एक नेट रिसिप्ट आई होगी, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, उसका कितना परसेंटेज है, ये आपको एक सर्वे ने बताया। और इस सर्वे की रिपोर्ट 2021 में आई, और इस सर्वे के हिसाब से क्या सिनेरियो है, क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। एसएस रिपोर्ट 2021, टोटल एक फार्मर को जो एवरेज इनकम होती है, उस एग्रीकल्चर एवरेज इनकम में आपके क्रॉप प्रोडक्शन की रिसिप्ट्स का कितना शेयर है। आइए बात समझ, तो ये शेयर, ये रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट में जो शेयर था वो है 28%। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या शो करता है कि जितने भी चिल्ड्रन हैं, न्यूट्रिशन जो है इंडिकेट करता है इम्प्रूव एट ऑल इंडिया लेवल। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने ना, कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं, मतलब आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उठाना, उसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे इम्प्रूव हो गए हैं, और सारे के सारों में इम्प्रूवमेंट आई है, और ऑल इंडिया लेवल पर। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप ना न्यूट्रिशन के जो उनके कंपोनेंट्स हैं ना, उसमें देखना कुछ में तो हमने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन कुछ में हमारी हालात पहले से भी गिर गए हैं। तो जहाँ पर ये स्टेटमेंट तो क्या कह रही है, सब में आप अच्छा कर गए हो और नेशनल लेवल पर, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट में इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम पढ़े सेकेंड स्टेटमेंट को, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊँ, मान लो हम जो कुपोषित बच्चे हैं उसमें तो हमने अच्छा किया है कि बच्चों का कुपोषण का जो लेवल है वो गिर गया है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या हो रहा है, ओवरवेट की जो प्रॉब्लम है चिल्ड्रंस में वो बढ़ती जा रही है। तो कुछ कंपोनेंट में हमने अच्छा किया है, नो डाउट, लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं कि जिसमें हमारा जो लेवल है पहले से गिर गया है। तो ये कहना गलत होगा कि हमने न्यूट्रिशन के जितने भी इंडिकेटर्स थे हमने सभी में इम्प्रूव किया है, तो ये यहाँ पर गलत होगा। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है 15 से 49 एज का ग्रुप, जो एनीमिया है वो इंक्रीज किया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के कंपैरिजन में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपने सुना होगा 2022-23 के बजट में इस बात पे तो काफ़ी फोकस किया भी गया था कि हमारे देश में जो फीमेल्स में एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है वुमेन्स में। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आपसे पूछी है तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो करेक्ट बताओ कौन सा है। अगले क्वेश्चन में बोला है स्टॉक जो होते हैं उसको आप मेजर करते हो एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, वेयर फ्लो जो है आप उसको मेजर करते हो पीरियड ऑफ टाइम पर। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि आप क्या करते हो, स्टॉक जो होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। जैसे आज के टाइम पीरियड में, आज की डेट में मेरे पास किसी भी कमोडिटी का कितना स्टॉक है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, आज का एक पॉइंट है, एक टाइम है उसमें। और फ्लो जो होता है जिसमें चेंज होता रहता है, फ्लो जो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, करेक्ट हो जाएगी। जैसे कि फ्लो में क्या आ जाता है, कंजप्शन पैटर्न में होने वाला चेंज, जब आप अपने एक्सपेंडिचर को चेंज करते हो, वो सब चीज़ें। एंड सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, जब चेंज हो जाता है स्टॉक में ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हाउएवर चेंज इन अ स्टॉक इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये बात भी सही है। देखो जब स्टॉक में क्या होता है, चेंज हो जाता है, स्टॉक जो है, जो भी आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक था, अब उसमें क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और उस चेंज को जब आप मेजर करते हो तो उसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो। ये बात बिल्कुल सही है, वो फ्लो की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ भी ये स्टेटमेंट सही है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, मैच द फॉलोइंग एंड मेजर टू, मतलब कोविड-19 में कौन सी पॉलिसी किसके साथ जाती है, ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए कैश ट्रांसफर जो है वो पीएम किसान के साथ जाएगा, इसके साथ मैच कर देंगे हम इसको। फिर अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, फूड सिक्योरिटी वन नेशन वन राशन कार्ड जाएगा। स्किल डेवलपमेंट जो है, स्किल डेवलपमेंट आपका DDU GKY के साथ जाएगा। और MSME को क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला है जीडीपी मे नॉट बी वेरी गुड मेजर ऑफ वेलफेयर। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है, ये तो बात सही है, जीडीपी तो सिर्फ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बताती है ना कि आपके देश में कुल कितनी वस्तुएं सेवाएं बनी, किसका कितना वेलफेयर हुआ ये तो जीडीपी से कभी पता लगेगा ही नहीं आपको, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो गई। फिर है रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज अ नेशनल इनकम इन इंडिया, ये सही है, ये तो सही है, नोट करेक्ट पूछा था ना। सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी, रियल जीडीपी जो होती है रियल परचेसिंग पावर दिखाती है। एक सेकेंड, इसको देखो, जीडीपी मे नॉट बी वेरी गुड मेजर ऑफ वेलफेयर, ये बात बिल्कुल सही बोली गई है। अगला देखिए, रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। ये नॉमिनल और रियल को जब आप क्या कर देते हो, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशो निकालते हो तो जीडीपी डिफ्लेटर आता है, तो ये भी सही है। और जब आप रियल जीडीपी को मेजर करते हो बेस ईयर में, ये भी सही है। तो सिर्फ क्या सही नहीं है वो यही है कि रियल जीडीपी को हम नेशनल इनकम कंसिडर करें। रियल जीडीपी तो सिर्फ परचेजिंग पावर बताती है, नोट करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो पहले कंफ्यूजन हो गई थी करेक्ट और नोट करेक्ट में। बाकी सब स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही बोली गई। आप फर्स्ट को पढ़ो, थर्ड पढ़ो, फोर्थ पढ़ो और फिर सेकंड पढ़ो, तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू केन्ज इन्वेस्टमेंट जो है किस पे डिपेंड करती है। आज जब हमने केन्ज को पढ़ा है उसमें लेवल ऑफ इनकम पे भी डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे भी, कि आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, आपकी कैपिटल आपको कितना कमा के दे रही है। तो यहाँ पर ए बी एंड सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में किसने बोला है कि इन लॉन्ग रन वी आर ओल्ड डेड, इन लॉन्ग रन वी आर ओल्ड डेड, जेम केन्स की स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इनमें से सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। इसमें से क्या करेक्ट है मैं आपको बता देती हूँ। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हो, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हो डेप्रीशिएशन, और फिर आप प्लस कर देते हो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपका क्या आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है आपका आ जाता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अडॉप्शन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्लासिकल थ्योरी में हम क्या मानते हैं, वेज एंड प्राइसेस जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। आप क्लासिकल थ्योरी में पढ़ते हो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन है, ये बात भी सही है। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ये भी सही है। लेबर होमोजीनियस होता है, ये भी सही है। लेकिन वेज एंड प्राइस आर फिक्स, ये गलत है। हमने कहा था प्राइस, वेज और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तभी हम क्या करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट तक अपने आप इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे ना अगले क्वेश्चन में 106 में ना यहाँ पर 8 नहीं है, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जब आप क्या करते हो 1/1 माइनस MPC में ना इनकी वैल्यूज डालोगे, तो यहाँ पूछा है कि जो मल्टीप्लायर है इनमें से क्या इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है ना वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, बाकी सब करेक्ट है कि MPC की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। ऐसे ही MPS की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है, और ये 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाया करता है। जो इनकरेक्ट है वो मैंने आपको बता दी है। आप क्या करना, जो ये स्टेटमेंट वाला फॉर्मूला है ना, इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो ये आपका बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ RBI। RBI इनमें से कौन सा काम नहीं करता, बेसिक सा क्वेश्चन ये है। पहला है लैंडिंग ऑफ मनी, उधार देने का काम तो इसका नहीं है, बाकी सारे काम ये कर लेगा। कभी भी उधार देने का काम नहीं करता है क्योंकि कमर्शियल बैंक का काम है। ये डील करता है वो टाइम बिल से, ये सही है। क्लियरिंग हाउस का काम भी करता है, ट्रांसफर ऑफ करेंसी कर देगा, लेकिन मनी उधार नहीं देगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, चूज द करेक्ट। डिमांड फॉर मनी स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ये बात सही है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बढ़ेगी, आप जो है सट्टा उद्देश्य के लिए पैसे की डिमांड को घटा दोगे, तो डिमांड फॉर मनी स्पेक्यूलेटिव फंक्शन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिक्रीजिंग फंक्शन होती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जब हम लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में होते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है, ये बात भी सही है। क्यों सही है, देखो आपने देखा होगा लिक्विडिटी ट्रैप ये वाली सिचुएशन होती है।
अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं फिजिकल पॉलिसी से आउटपुट बढ़ाना चाहूँ, मान लो गवर्नमेंट की IAS ये LM है, तो जब मैं क्या करूँगी, फिजिकल पॉलिसी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया, तो फिजिकल पॉलिसी मैंने लगाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया, तो इनकम आपकी बढ़कर यहाँ से यहाँ चली गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी लगाती हूँ, तो मॉनेटरी पॉलिसी तो यहाँ से शुरू होगी, मनी सप्लाई मैंने बढ़ाई, L से LM1 होगी। लेकिन देख लो आपका जो लिक्विडिटी ट्रैप है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी कम हो गई है कि लोग मनी सप्लाई को कहीं भी लगाना नहीं चाह रहे, तो यहाँ पर जो इनइफेक्टिवनेस साफ साफ आपकी लिक्विडिटी ट्रैप पे पता चलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है कि लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इनइफेक्टिव हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग जीडीपी को एस्टिमेट करने का कौन सा मेथड करेक्ट है। इनकम मेथड होता है आपका, एक्सपेंडिचर मेथड होता है आपका, वैल्यू एडिड मेथड होता है जिसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, लेकिन आपका रिवेन्यू मेथड नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, बाकी ACD इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कंबाइन इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। जब हम मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का इफेक्ट ऐड कर लेते हैं, उसको वैसे सुपर मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, और इस इफेक्ट को हम लिवरेज इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोला गया है, अजप्शन ऑफ द केंजियन थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। इनमें से कौन सी अजप्शन केंजियन थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर की होती है। पहली स्टेटमेंट गलत है। आप कभी भी देखना, पहले में बोला है देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं होता तो मल्टीप्लायर तो बढ़ ही नहीं सकता। मल्टीप्लायर की सीधी डेफिनेशन ये है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में होने वाला चेंज, और यहाँ पहली ही लाइन ये बोल दी कि देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो ये तो इनकरेक्ट हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट होती है, MPC ठीक है, और कंजप्शन आपका करंट इनकम का फंक्शन है, ये भी सही है। तो आपका B और C सही है। अब यहाँ पर B और C तो सही है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इफ फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड इज हायर देन फैक्टर पेमेंट मेड अब्रोड देन द इकोनॉमी इज। सिंपल सी बात है कि आपको बाहर से जो नेट फैक्टर इनकम है वो ज़्यादा मिल रही है, कि आपको पेमेंट जो है वो कम करनी है, जो आपको अर्निंग हो रही है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है ना कि आपकी क्या ज़्यादा है, GNP ज़्यादा है, नेशनल इनकम ज़्यादा है GDP से। मतलब आप बाहर से ज़्यादा कमा के ला रहे हो और डोमेस्टिकली आप उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो इसी वजह से तो आपकी नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाओगे। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो 2011-12। अब पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो क्या होता है, जब आप टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से जो गरीब संख्या है ना उन लोगों को काउंट कर लेते हो। अब उस रेशियो का जो डेटा है उसमें कौन से स्टेट का क्या नंबर है वो आपसे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आपसे असेंडिंग ऑर्डर नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, सबसे बिहार का जो हेड काउंट परसेंटेज है वो है 33%, झारखंड जो है आपका बिहार जो है आपका 33%, झारखंड है आपका 36%, छत्तीसगढ़ जो है आपका है 39%, और उड़ीसा जो है आपका 32%। ठीक है, अब क्या करना, आप अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस इसको लगा लेना। तो यहाँ मेरे हिसाब से C के साथ जाएंगे, पहले 39, फिर C वाला ऑप्शन नंबर 3 ही है, नहीं CBAD बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा कि पहले पे आपका आएगा छत्तीसगढ़ C, फिर आपका आएगा 36 झारखंड C और B जहाँ मैच करा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, GDP एट कांस्टेंट प्राइस कम है करंट प्राइस से, तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ, मतलब कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर GDP कम है करंट ईयर GDP से, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन है ना देश में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि करंट में आपकी वैल्यू मतलब जो GDP है वो कम है, करंट से निकाल रहे हैं तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब देश में क्या है, साथ साथ इन्फ्लेशन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टोटल फर्टिलिटी रेट अबव 2 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। किस स्टेट का फर्टिलिटी रेट 2 से ज़्यादा है। अब आपको पता है वैसे तो नेशनल फर्टिलिटी रेट, अगर हम जनरल बात करें, जनरल फर्टिलिटी रेट अब 2.0 हो रहा है, पहले 2.1 था, 2.2 था, 2.2 से 2.1 हुआ, फिर 2.1 से 2 हुआ।
2 का मतलब ये है कि एक फीमेल जो है अपना जो बर्थ गिविंग एज है उसकी, उसमें वो कितने बच्चे पैदा करेगी। अब किस जो स्टेट है उसका 2 से ज़्यादा है, तो ऑप्शंस हैं आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में अभी भी 2.6 की जो एवरेज है वो चल रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन। सही बात है, ये एक तरफा पेमेंट होती है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में जो इंक्लूड है नहीं करते, और सबसे बड़ी बात इसके बदले में कोई सर्विस भी नहीं दी जाती। ठीक है, नॉट अर्निंग फॉर फैक्टर सर्विसेज, ये बात भी सही है कि कोई फैक्टर अर्निंग नहीं होती और इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड भी नहीं करते। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे, ए एंड बी आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन देखिए, फंक्शंस ऑफ सेबी डस नॉट इंक्लूड। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट्स में जो है सेबी की स्थापना की गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कैपिटल मार्केट जो होते हैं इसको गवर्न करता है। सब इस क्या इंक्लूड नहीं करते, अभी अभी मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट सिक्योरिटी मार्केट में, उसको तो प्रोटेक्ट हम करते ही हैं। डेवलपमेंट करते हैं सिक्योरिटी मार्केट का, रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करना का काम सेबी का नहीं है। तो यही आपसे पूछा है, क्या इंक्लूड नहीं करते। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 सबस्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लॉ। कौन मतलब किसके अंदर जो सबस्यूम मतलब इसके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के जो सब पार्ट्स में कौन कौन सा लेबर लॉ आता है। इस सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में। तो इसके अंदर आने वाले जो है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और अगर मैं बात करूँ ट्रेड यूनियन एक्ट। अब ए एंड सी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब आपको पता है ना आप कैसे निकालते हो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, आपका ये आर होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स। ये क्या होते हैं? ये आपके रिग्रेशन के कोफिशिएंट होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये रिग्रेशन के कोफिशिएंट नेगेटिव हैं तो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अगर ये दोनों नेगेटिव है ना तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का नेगेटिव होना तय है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। फिशर आइडल इंडेक्स होता है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन होता है लेशपियर और पाश्चे का। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कुछ नहीं पूछा, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला पूछा गया है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला आपका ये होता है कि समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, और यहाँ ये नीचे ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम लार्ज और स्मॉल वैल्यू। इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर है जिस पर ना तो बहुत बड़ी वैल्यू का और ना ही बहुत छोटी वैल्यू का जो कि एक्सट्रीम होती है उसका प्रभाव पड़ता है। तो सीधा सा आंसर है मीडियन। मीडियन क्या बताता है? मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज। तो ये जो है पोजिशनल एवरेज है, तो इस पर ना तो एक्सट्रीम लार्ज और ना ही एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यू का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मतलब सी नहीं, मीडियन राइट आंसर है। मीडियन जिसमें बोला गया है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किस इंडेक्स नंबर, अब ये है, एन इंडेक्स नंबर इज कंसीडर्ड गुड व्हेन इट सेटिस्फाई। जब वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा तभी उसको गुड बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे बोथ। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहली बात तो एक होता है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है आपका, पॉजिटिवली स्क्यूड में देखो क्या होता है, मीन ज़्यादा होता है। याद करने का तरीका बताती हूँ, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। फिर आप क्या करो, जब नेगेटिवली स्क्यूड आपसे पूछिए तो उल्टा कर दो इसका, आप कहो मोड सबसे बड़ा होता है, फिर आपका फिर मीडियन आता है, फिर आपका क्या आएगा, मीन आएगा। अब मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीन, ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आपसे वही पूछा गया है, आपको मीन और मीडियन की वैल्यू गिवन है, आपसे मोड की वैल्यू पूछी है। हमें रिलेशनशिप पता है, जेड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मोड आपसे पूछा है, मीन की वैल्यू और मीडियन की आपको गिवन है। मीडियन की वैल्यू आपको गिवन है 25 और मीन की वैल्यू आपको गिवन है 15। अब
ये आपका 75 आ गया, इधर आपका 30 आ गया। अब 75 में से 30 आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपका 45 जो है वो मोड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वाले सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 में बोला है अकॉर्डिंग टू बजट 2023-24 का जो बजट है, फिजिकल डेफिसिट टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या था? टारगेट 5 पॉइंट नहीं, मतलब वैसे 6.4 भी था, फिर जो एक्चुअल आया था वो 5.9% ऑफ जीडीपी था। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एज पर बजट 2023-24 इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब गवर्नमेंट का जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें से जो असेट्स क्रिएशन के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसको हम क्या कर देते हैं, इफेक्टिव में जोड़ देते हैं, क्योंकि कल को वही फिक्स असेट्स की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 13.7 लाख करोड़ है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 128। अब 2023-24 का तो नहीं पूछेंगे। अब आपने क्या करना है, 2023-24 का क्वेश्चन तो यहाँ नहीं पूछेंगे। 2023-24 के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था जीएसटी से या नहीं, या जीएसटी ज़्यादा था बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से। अब आपको बताना है, देखो जीएसटी ज़्यादा था बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको क्या करना है, अब जो रिसेंट बजट हमारा 24-25 का चल रहा है उसमें इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। क्योंकि 23-24 में तो आएगा नहीं, पेपर 23-24 में हो चुका है, ये तो पुराना डेटा है। तो आप ये देखना कि करंट के डेटा के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब इसको भी हम 24-25 से देख लेते हैं कि बजट 2024-25 में जो रुपीज़ में सबसे ज़्यादा मतलब हम कहाँ खर्च करते हैं, वो तो हम जो है इंटरेस्ट पेमेंट 23-24 में तो हम कहाँ खर्च करते थे, सबसे ज़्यादा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की पेमेंट में जाता है पैसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आप अब रिसेंट के बजट के अकॉर्डिंग इसको देखना कि कौन सी आइटम पर हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है द साइज ऑफ द बजट इज मोर देन 45 लाख करोड़ बट बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंक्रीज एज कम्पेयर टू 2023-24 रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2023-24। अब इस क्वेश्चन का भी मतलब इतना पुराने डेटा का मतलब नहीं बनता। अब आप इसको क्या करना, किस हिसाब से समझना कि जो 2025 का जो हमारा बजट है, पहली बात तो हमारा बजट टोटल बजट कितना है, 50 लाख करोड़ के आसपास का था। और उसमें उसके अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट का क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने 60 से लेकर 130 क्वेश्चंस को डिटेल्ड में एक ही वीडियो में सोल्व करने की कोशिश की है। आई होप सो आपको हर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि हम चैनल पर ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सोल्व करते रहें और आपके पास भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी economicsbydd@gmail.com पर मेल कर सकते हैं ताकि हम नए नए क्वेश्चन पेपर्स सोल्व करते रहें। आई होप सो आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लास्ट के क्वेश्चन है 5 से 6 जो बजट से पूछे हैं, आप इनको रीसेंट बजट से कनेक्ट करके क्वेश्चन समझना। बाकी सभी क्वेश्चन चाहे टीचिंग के हों चाहे इकोनॉमिक्स के हों, हम डिटेल में सोल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।